नमस्ते। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज को पहली बार में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके, और जो लोग जर्मन सीखने के बाद भी उनको लगता है कि वो जर्मन क्यों नहीं जल्दी बात कर पा रहे, या जर्मनी जाने के बाद वो क्यों लैंग्वेज मैनेज नहीं कर पा रहे। सो मेनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हमेशा जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जर्मन में हमेशा अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भी हमने सीखा है उसको एक तरीके से यूज़ करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे जर्मन एग्ज़ाम लिखना है तो एक सेंटेंस बात करना है, इंट्रोडक्शन देना है, या एक टॉपिक लेके उसके बारे में बात करना है, तो ज़रूरी है कि हमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स यूज़ करना पड़े। तो जैसे इंग्लिश में यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एवरीथिंग। तो जर्मन में भी अलग अलग होते हैं, लेकिन बराबर वर्ड टू वर्ड सेम नहीं रहता। तो इसलिए आपको हमेशा इंग्लिश में या अपने मातृभाषा में, हिंदी में सोच सकते हैं आप। उसके बाद जर्मन का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है। जैसे मॉडल वर्ब का अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कॉन्जुगेशंस अलग होते हैं, तो वर्ब पोजीशंस बिल्कुल अलग होते हैं। सेंटेंस बनाते वक्त कंटिन्यूएशन सेंटेंस नहीं रहता जर्मन में। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम लर्निंग जर्मन, आई लर्न जर्मन, लेकिन जब हम हिंदी में सोचते हैं फिर जर्मन में बनाना पड़ता है, तो हम लोग इश कॉके एसन, इश लर्ने डॉइच, लेकिन हम बराबर इश बिन करके नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे अपना वर्ब क्या एक्शन हो रही है, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट के बारे में सोचिए कि कौन क्या कर रहा है। हमेशा अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड खाना बना रही है या मम्मी खाना बना रही है, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होगा जर्मन में भी। तो यू हैव टू लर्न द नाउन्स। फिर उसके बाद वो हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे पहले मैं चेक करूँगी कि अच्छा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मम्मी खाना बना रही है, तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मम्मी, तो मम्मी कौन सा सब्जेक्ट है। मम्मी इज़ नॉट अ आई, मम्मी इज़ नॉट अ डू। तो हमें सोचना है कि मम्मी ये फीमेल और थर्ड पर्सन, तो आई हैव टू टेक द करेक्ट सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब पे ध्यान देंगे कि क्या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो खाना बनाना, तो मेरा वर्ब हो गया कॉकन। और जर्मन में आपका जैसे हिंदी में मैं खाना बना रही हूँ, वो बना रही है, ये लोग बना रहे हैं, अलग अलग एंडिंग्स होते हैं, वैसे ही जर्मन में वी कॉल इट एज कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन पे ध्यान देना होगा कि मम्मी के लिए क्या एंडिंग आएगा। अगर इश मैं बोल रही हूँ तो ई एंडिंग है, डू मतलब तुम है तो इसके लिए एस टी एंडिंग होगा, और जर्मन में ही या शी मतलब कोई भी मेल या फीमेल के लिए टी एंडिंग होगा। तो मैं बनाऊंगी माइने मुटर कॉक्ट दास एसन, मतलब माई मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, उसके बाद वर्ब पे। फिर वर्ब में भी अलग अलग कैटेगरीज है, रेगुलर, इरेगुलर, तो किस तरीके से वो लोग बदलते हैं आपको उस पर ध्यान देना है। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होगा, फिर उसका कॉन्जुगेशंस याद कीजिए। तो जब भी मुझे कुछ भी बात करना है, जैसे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझे इधर जाना है, कैसे मैं जा सकती हूँ, तो मुझे कैसे वर्ड का वोकैबुलरी आना चाहिए। तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें सारे डब्ल्यू वर्ड्स हो। फिर उसके बाद कौन सा वर्ब यूज करना है, जाना, तो जाने के लिए क्या कहते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेशन क्या है। तो जर्मन में आप टेबल बनाएंगे, इश गेहे, डू गेस्ट, एरेजी गेट, तो वो बाय हार्ट कीजिए। तो मुझे बोलना है कि मम्मी पापा जा रहे हैं, तो मैं सोचूंगी मम्मी पापा कौन सा सब्जेक्ट है, उसका क्या एंडिंग है, जा रहे हैं। तो जर्मन में फॉर प्लूरल हम जा रहे हैं तो वी आर गेहन, लेकिन वो लोग जा रहे हैं जी गेहन, तो एंडिंग बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको और लंबा सा कॉन्वर्सेशन करना है, देन यू हैव टू यूज अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे इन जर्मन वी हैव ट्रेनबारे वर्बन विच इज अ सेपरेबल वर्ब, और यू हैव मॉडल वर्ब जो फीलिंग्स एंड इमोशन के साथ होते हैं। तो अलग अलग का अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मॉडल वर्ब में आपको मॉडल वर्ब सेकंड प्लेस में होता है और दूसरा वर्ब एंड में होता है, लेकिन हिंदी में या जर्मन में या इंग्लिश में हम सोचेंगे तो बिल्कुल अलग होता है, वो साथ में रहता है। जैसे आई मस्ट कुक द फूड टुडे, आज मुझे खाना बनाना ही है, तो साथ में रहता है। लेकिन जर्मन में इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो आपको हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना है। अच्छा, जर्मन में द म्यूसन वाज इन द सेकंड प्लेस एंड कुकिंग वाज इन द एंड। तो जब भी मुझे सेंटेंस बनाना है मॉडल वर्ब यूज करके, ओके आई वांट टू मीट यू टुडे इवनिंग, सो आई विल थिंक ओके वांट सेकंड प्लेस में रहेगा और मीट एंड में रहेगा। आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो मिलना चाहना साथ में रहता है हिंदी में, लेकिन जर्मन में इट विल बी सेपरेट। सो यू शुड रिमेंबर एवरी स्ट्रक्चर ऑफ जर्मन। लेकिन आप सोचना हिंदी में सोच सकते हो, इंग्लिश में सोच सकते हो, लेकिन व्हेन यू पुट इट बैक इनटू जर्मन यू शुड रिमेंबर द जर्मन स्ट्रक्चर। द पोजीशन ऑफ द वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स कॉन्जुगेशन एंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन पूछना है। कोई मानिए आप जर्मनी में जा रहे हो, किसी से मुलाकात हुई, आपको क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछना है कि ये कहाँ से मिलेगा, मैं इनसे वेट करना है कि ये कहाँ है, कितने बजे मुझे जाना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आपको सबसे पहले याद रखना है देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक होता है कि WH क्वेश्चन, फिर दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन। मतलब अगर मुझे पूछना है कि क्या तुम खाना बना रहे हो, ये हो गया आपका यस नो क्वेश्चन, तो आपका वर्ब पहले आता है। जर्मन में भी यही याद रखना है कि आपको द वर्ब पोजीशन शुड बी इन फर्स्ट। सो इफ आई हैव टू आस्क इन जर्मन कॉक्स टू डू das Essen, सो कॉकन हो गया मेरा वर्ब, और तुम बना रहे हो तो तुम के लिए ST एंडिंग हो गया। सो मैं बोल रही हूँ कॉक्स डू das Essen, लेकिन मुझे ये पूछना है कि कब खाना बना रहे हो, ये हो गया मेरा W क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे याद रखना है वास इज व्हाट और खाना बनाना इज कॉकन, फिर तुम बना रहे हो तो द पोजीशन आपको याद रखना है W वर्ड फर्स्ट पे रहेगा, फिर वर्ब सेकंड प्लेस पे, फिर सब्जेक्ट। तो वास कॉक्स टू डू heute, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। तो इस तरह अगर आप हर स्ट्रक्चर, मतलब W क्वेश्चन कैसे बनता है, यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है, और स्टेटमेंट बनाते वक्त भी सिंपल बना रहे हो तो एक सब्जेक्ट क्या एक्शन बना रहा है, खाली वर्ब पे ध्यान दीजिए और सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको और कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक्स ऐड करना है, जैसे स्प्लिट वर्ब ऐड करना है, तो स्प्लिट वर्ब का अलग रूल है। तो जो वर्ब होता है पूरा इकट्ठा साथ में नहीं आता, उसके जो पहले अक्षर जो होते हैं 1-2 वो स्प्लिट होके एंड में चला जाता है। तो हम इसको एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे अनरूफन का मतलब होता है टू कॉल अप, तो हम साथ में नहीं बोलेंगे इश रूफे मायने मुटर अन, मैं अपने मम्मी को कॉल कर रही हूँ। लेकिन जर्मन में उसको स्प्लिट करके आने की वजह से तो कॉल करना साथ में नहीं आता, अलग होता है। लेकिन ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रूफ एंड सेकंड प्लेस में रहना है, अन एंड में। तो जब भी आप जैसे इनविटेशन, इनवाइटिंग समबडी, ये भी एक स्प्लिट वर्ब है जर्मन में। इश लाडे मायने फ्रेंडिन आइन, तो मैं इनवाइट कर रही हूँ तो मेरी वजह से लाडेन का कॉन्जुगेशन लाडे हो गया, और जो आइन स्प्लिट का मेन फोर जिल्बे या प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, वो एंड में रहता है, फिर आप उसको हमेशा एंड में ही रखना है। तो इस तरह अगर आप हर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो फिर आप जर्मन में आसानी से बात करना इजी होगा। तो उसके बाद आप ये भी सोचेंगे कि प्रीपोजिशंस, जैसे हिंदी में भी किस पोजीशन पे मैंने टेबल पे रखा है और टेबल के नीचे बुक पड़ी है या घर के ऊपर एक पतंग उड़ रहा है, कोई भी अगर पोजीशन के बारे में बात करना है तो जर्मन में भी अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं। ये सारे चीज के बारे में आपको डिटेल अलग वीडियोस में मिलेगा विथ मोर एग्जाम्पल, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी बना रहा हूँ या मना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे इम्पोर्टेंट है कौन पार्टी बना रहा है, मैं, तो वो आएगा इश। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं एक्शन, हम लोग पार्टी मना रहे हैं, तो पार्टी का आप नाउन लेंगे पार्टी, और मनाना या बनाना उसका हो गया फायन। तो आपको कॉन्जुगेशन सही तरीके से सेकंड प्लेस में रखना है। फिर उसके बाद कहाँ बना रहे आप पार्टी, घर पे बना रहे या विथ फ्रेंड्स बना रही हूँ मैं, सो मिट फ्रेंडन, तो मैं प्रीपोजिशन यूज कर रही हूँ मिट। फिर एक प्रीपोजिशन का अलग रूल होते हैं, देयर इज अ आर्टिकल टेबल, जैसे फ्रेंड अगर मेरा मेल फ्रेंड है तो डेयर फ्रेंड होता है, और मिट डाटिव प्रीपोजिशन होता है। ये अक्यूजाटिव डाटिव क्या होता है इसके लिए आपको अलग वीडियो मिलेगा जिसमें आपको केसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है अगर डाटिव आया तो मस्कुलिन जो है डेयर वो डेम बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखेंगे कि जैसे इश फायर ए पार्टी मिट डेम फ्रेंड, आई एम सेलिब्रेटिंग पार्टी विद फ्रेंड, मुझे बोलना है कि मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मम्मी फीमेल है, लेकिन जर्मन में हर चीज का आर्टिकल अलग होता है, तो आप बोलेंगे इश गेहे मिट माइनर मोटर और डेयर मोटर। तो ओरिजिनली फीमेल का डी आर्टिकल होता है और मस्कुलिन का डेयर आर्टिकल होता है, लेकिन जब हम डाटिव पे आते हैं वो बदल जाते हैं। तो आप हमेशा टेबल याद रखेंगे, अच्छा नॉमिनेटिव में क्या आर्टिकल्स थे, डाटिव में क्या आर्टिकल थे, अच्छा मम्मी डी आर्टिकल लेकिन वो डाटिव में डेयर बन जाएगी। तो आपको बनाते वक्त आप ये नहीं बोल सकते कि इश गेहे मिट डी मोटर, नहीं। जैसे मैं बात करने शुरू करूंगी फिर मुझे कुछ अचानक से लगेगा अच्छा मिट डी मोटर, नो इट इज नॉट साउंडिंग फाइन, तो मिट डेयर मोटर क्योंकि ये डाटिव है। तो अगर आप हर केसेस का, हर ग्रामर का ध्यान रखेंगे फिर स्पीकिंग आपको आसान हो जाएगा। तो मुझसे पूछा जाए तो जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं आप ये मत सोचिए कि मैंने 1 महीने सीखा लेकिन मुझे कुछ नहीं आया। तो कॉन्फिडेंटली आप क्या कीजिए, एक छोटा सा नोट्स बनाइए, क्या क्या टॉपिक्स है, वर्ब है, कॉन्जुगेशन है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद किस तरीके के वर्ब से, पोजीशन ऑफ द वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन की क्या रूल है, सारा अगर आप एक इकट्ठा करके नोट्स बनाएंगे और हर तरीके लिए आप एक एक सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। डेली आप एक सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाइए, एक रेगुलर वर्ब लीजिए, एक इरेगुलर वर्ब लीजिए, फिर उसके बाद एक स्प्लिट वर्ब लीजिए, फिर एक मॉडल वर्ब लीजिए, फिर उसके बाद आता है पास्ट टेंस और परफेक्ट। तो उसका भी जो अलग रूल है, सारे वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगे, एक एक टॉपिक के लिए
अलग वीडियोस मिलेगा, आप उस पे ध्यान देंगे या अपना नोट्स में भी चेक कीजिए। पास्ट टेंस और परफेक्ट में कैसे बनते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर का एक नोट्स बनाइए। फिर डेली आप एक प्रेजेंट टेंस, एक परफेक्ट सेंटेंस, एक स्प्लिट वर्ब, एक क्वेश्चन बनाइए, एक यस नो क्वेश्चन, एक डब्ल्यू क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट बनाइए। तो इस तरह आप बनाएंगे तो कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा। जैसे इंट्रोडक्शन देना है तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो इश हो गया सब्जेक्ट, तो हर चीज में मैं ई एंडिंग लगाना है, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे इश heiße सरला, इश komme aus Indien, इश wohne in Bangalore, इश bin deutsche Lehrerin von Beruf, इश arbeite bei der Firma। तो हर चीज आपको आसानी से आ जाएगा। अच्छा आई बोला, लेकिन मुझे किसी और के बारे में बात करना है। Das ist meine Freundin, sie heißt Navya, sie kommt aus Delhi, sie wohnt in Bangalore। तो आपको कॉन्जुगेशन याद रखना है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, वो या है, टी एंडिंग आएगा। तो इस तरह आप हर चीज को ध्यान रख सकते हैं। और आपको एग्जाम में सेकंड पार्ट में हो गया, आपका कुछ वर्ड्स दिया जाएगा। जैसे चैप्टर में आपने कुछ वर्ड्स पढ़ा, जैसे गेबुर्टस्टाग दे दिया या बानहोफ दे दिया, तो आपको बानहोफ के बारे में अभी अचानक से एक क्वेश्चन बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? फिर आप सोच पे पड़ जाओगे कि अच्छा मैंने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले आप सारा डब्ल्यू वर्ड याद कीजिए, कोई भी डब्ल्यू वर्ड जो याद आया। जैसे बानहोफ किधर है, वेयर इज अ रेलवे स्टेशन, कैसे जाना है, कितने बजे खुलेगा, क्या हम साथ में जा सकते हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाना है, अगर डब्ल्यू क्वेश्चन है फिर याद कीजिए वो इस्ट डेर बानहोफ, वी गेहन वियर zum Bahnhof, wann kommen Sie zum Bahnhof। अगर आपको yes no क्वेश्चन बनाना है, gibt es ein Bahnhof hier, क्या यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, können wir zusammen gehen, क्या हम साथ में जा सकते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर्स याद रखना है। फिर वर्ब याद कीजिए और डब्ल्यू वर्ड का क्वेश्चन बनाइए। तो इस तरीके से आप A1 के फर्स्ट जो स्पीकिंग पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन, अगर आपने सही तरीके से कॉन्जुगेशन, प्रोनाउंसिएशन, फिर वर्ब पोजीशन सारा आपने अच्छे से याद किया और सही तरीके से किया, तो आपका आराम से A1 का फर्स्ट पार्ट में आपको 7 के 7 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट में आता है 4 क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा आपको। कोई भी 4 वर्ड होगा तो 4 शब्दों का कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है और आपको ऑपोजिट पर्सन को क्वेश्चन पूछना है। अगर मैंने मान लो कि मैं आपके पार्टनर हूँ तो मुझे 4 अक्षर मिले थे, जैसे मानो राइज अ ब्यूरो मतलब ट्रैवल एजेंसी। फिर मुझे क्वेश्चन पूछना था तो मैं पूछ रही हूँ कि haben Sie राइज ए ब्यूरो gesehen, क्या आपने ट्रैवल एजेंसी को देखा है। तो फिर आपको आंसर देते वक्त सिंस इट इज a yes no क्वेश्चन, एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको yes no क्वेश्चन में सबसे पहले हाँ मैंने देखा है या नहीं मैंने नहीं देखा है। अगर आपने हाँ या ना छोड़ दिया मैंने देखा है, फिर आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यू हैव टू से या, देन उसके बाद आपका प्रॉपर सेंटेंस आई हैव सीन, तो आप बोलेंगे इश habe राइज ए ब्यूरो gesehen। लेकिन मैंने पूछा कि वेयर इज अ रेलवे स्टेशन, वो ईस्ट डेर बानहोफ। फिर आपको आंसर में या नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा कि किधर है, क्या आप जानते हो करके नहीं पूछा, मैंने पूछा कहाँ है। तो आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन इधर है उधर है, तो मैं बोलूंगी डेर बानहोफ इज इन डेर Nähe, द रेलवे स्टेशन इज इन द नियर बाय, इस्ट इन एर्स्टे स्ट्रासे, इट इज इन द फर्स्ट स्ट्रीट। तो इस तरह आपको सही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि müssen Sie heute zum Bahnhof gehen, क्या आप रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा आपको आज, तो ये हो गया मेरा yes no क्वेश्चन। द मोमेंट वर्ब पहले आ गया, आपको समझना पड़ेगा ये लोग yes no क्वेश्चन पूछ रहे। फिर एग्जाम में आपको हाँ मुझे जाना पड़ेगा या ich muss zum Bahnhof gehen। तो जो भी वर्ड दिया जाएगा एग्जाम में उस वर्ड को उस क्वेश्चन में और आंसर में होना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं जाऊंगी, उससे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। जो वर्ड दिया है उसको यूज करना पड़ेगा कि हाँ मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अगर आपने वो वर्ड छूट गया देन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आता है आपका A1 में थर्ड पार्ट में क्या होता है, आपको रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कोई भी चित्र दिया जाएगा जिसमें कोई भी मान लो एक ग्लास वाटर होगा, एक फ्रूट होगा, एक म्यूजिक बज रहा, कुछ भी पिक्चर दिया जाएगा उसके रिलेटेड आपको रिक्वेस्ट करना है। जैसे एक वाटर बॉटल का दिया या एक ग्लास ऑफ वाटर दिया, तो आपको सामने वालों से पूछना है कि आपको रिक्वेस्ट करना है। तो हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यू कैन यूज मॉडल वर्ब। जैसे क्या मैं ये ले सकती हूँ, क्या मैं ये पी सकता हूँ, लाइक यू हैव टू रिक्वेस्ट प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं ये पी सकती हूँ। लाइक यू हैव टू यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन जर्मन। तो ये इम्पेरेटिव क्या होता है और मॉडल वर्ब्स क्या होता है आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी मैं पूछ सकती हूँ können Sie bitte eine Flasche Wasser geben, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते, एक बोतल पानी दे सकते। ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट। फिर सामने वालों को अगर आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे मुझे एक चित्र आया था जिसमें कैमरा है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपका कैमरा ले सकती हूँ, तो कानिश बिटे इहरे कैमरा लाइन, क्या मैं लेंड कर सकती हूँ, बोरो कर सकती हूँ। फिर आप क्या आंसर देना चाहेंगे। तो यू शुड लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट, या तो आप पॉजिटिव में दे सकते हैं या नेगेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगी नहीं सॉरी मुझे भी ट्रिप पे जाना है, आप किसी और से पूछ लीजिए। सो आई कैन से nein, ich muss auch zum Urlaub fahren. I must also go to vacation. Bitte fragen Sie unseren Nachbar. You can ask our neighbors. वरना आप बोल सकते हैं या natürlich, या definitely, या gerne, या pleasure. Here bitte nehmen Sie, here it is, please take it. Like you are reacting constantly. Like किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया, जैसे आप जर्मनी में रास्ते में जा रहे, किसी ने आपसे पूछा क्या आपका फोन मैं 1 मिनट ले सकती हूँ, मुझे एक कॉल करना है, मेरा फोन घर पे छूट गया। आप तुरंत ये नहीं बोल सकते मैं नहीं दूंगी, राइट? लाइक वी हैव टू बी फ्रेंडली। तो आप बोल सकते हैं या natürlich, या definitely, kein problem, no problem, here bitte, like here it is, nehmen Sie. So you can be very confident and talk in a response. So ये होता है आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आपको A1 में फर्स्ट पार्ट में इजीली क्लियर करना है तो सबसे पहले आप अलग लिस्ट बनाइए, पूरा ग्रामर का नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद रोज रिवाइज कीजिए एक एक सेंटेंस बनाने का। जैसे एग्जाम से पहले हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जो भी वर्ड्स मिलता है बुक्स में उठा के हम उनको एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे आप कोई भी वर्ड्स लेके अचानक से क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। इट कुड बी WH क्वेश्चन, yes no क्वेश्चन। फिर उसके बाद उसको आंसर देने के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे रिक्वेस्ट हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो। फिर उसके लिए स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर yes no क्वेश्चन है वर्ब पहले ही रहना है और उसका कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली अगर डू है तो ST एंडिंग रहना है, ही शी इट बुआ तो T एंडिंग रहना है, आंसर में आई बोल रहे हैं तो E एंडिंग जरूरी है, आप दूसरा एंडिंग नहीं यूज कर सकते। और पोजीशन भी हमको मालूम है ऑलरेडी, इफ इट इज अ W क्वेश्चन या स्टेटमेंट वर्ब सेकंड प्लेस पे ही रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मॉडल वर्ब यूज किया सो आपको मॉडल वर्ब अकेला कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, तो दूसरा वर्ब रहना जरूरी है। और जो दूसरा वर्ब होता है वो एंड ऑफ द सेंटेंस रहेगा और वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ये सारा रूल्स अगर आप ध्यान पे देंगे। और स्प्लिट वर्ब हम यूज कर रहे हैं, अगर स्प्लिट वर्ब में मैंने यूज किया कि मैं आज मेरे बच्चे को रेलवे स्टेशन से पिक करूंगी, तो पिक अप, इफ आई जस्ट से पिक, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। यू हैव टू रिमेम्बर ich hole meinen Sohn von dem Bahnhof ab। सो ये अब होलन जरूरी है कि पूरा होना। तो आप हर चीज पे ध्यान दीजिए, जो भी आपको A1 सिलेबस में आपने देखा होगा। तो बहुत बार ये होता है कि मैंने सारा पढ़ लिया मैम, लेकिन मैं फिर भी नहीं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंडिविजुअली ग्रामर मालूम है और वोकैबुलरी भी मालूम है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले आपको सोचना है, अगर मैंने कुछ पूछा आपको क्या बोलना है। कुछ लोग क्या करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब पूरा सेंटेंस आपको क्या आंसर देना है। जैसे मैंने हिंदी में ही पूछा क्या आज तुम मेरे घर आ रही हो लंच में, तो आपको सोचना है कि मुझे क्या बोलना है। हाँ मैं आज आ सकता हूँ, या नहीं आज मेरा पार्टी है मैं नहीं आ सकती। जो भी आपको बोलना है पहले पूरा सोचिए, फिर उसके बाद जर्मन में सोचिए कि नहीं आज मैं नहीं आ सकती, तो मुझे बोलना कैसा है। नहीं पहले बोलना है, फिर उसके बाद मैं पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब पे कॉन्जुगेशन पे ध्यान देना है कि ich komme nicht, फिर आपको नेगेशन यूज करना है। तो जर्मन स्ट्रक्चर याद कीजिए, इंग्लिश में या हिंदी में सोचिए, लेकिन जर्मन में जैसे पोजीशन करना है कि वर्ब सेकंड प्लेस में, दूसरा वर्ब एंड में, स्प्लिटिंग या जो भी है वो सारा स्ट्रक्चर याद कीजिए और सही तरीके से उसको स्ट्रक्चर में बिठाइए। दिस इज द ओनली वे एंड वेरी इंपॉर्टेंट। डेली यू स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, मेमोराइज द आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, फिर उसके बाद वर्ब लिस्ट बनाइए, नया नया वर्ब सीखिए, उसके साथ सेंटेंस बनाइए, देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन द एग्जाम्स। थैंक यू so much for watching us. Please do subscribe and comment whatever questions you have and feel free to ask us anything you want to know more. Thank you so much.